Hello everyone. So let's start another topic of our syllabus. This is of UGC NET and we are on unit 9. In last session I told you about a detailed information about check, right? We discussed about check क्या होता है. ये एक negotiable instrument है जिसको हम डीलिंग्स में यूज़ करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में यूज़ किया जाता है. और चेक को मैंने आप स्टूडेंट्स को इलेबोरेटली बताया था, इसके फीचर्स बताए थे, इसको कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे ये बनता है, एक वैलिड चेक क्या होता है. जो भी स्टूडेंट्स ये सेशन नहीं देख पाए हैं तो ऑन द टॉप यू सी दैट लिंक. डियर स्टूडेंट्स, गो एंड वॉच फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वन because it is important to know about all these three kinds of negotiable instruments. So अभी तक हम तीनों ही तरीके के जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स उनको डिस्कस कर चुके हैं. वन वॉज द promissory note, then we discussed about bills of exchange and last was the check. So इन सब पर आपको तीनों पर ही सेशन मिलेगा. प्रॉमिसरी नोट का सेशन का लिंक आपको टॉप पर दिया गया है. इसमें भी मैंने डिटेल्ड वर्जन में बताया था कैसे प्रॉमिसरी नोट होता है, इसमें पार्टीज का क्या नाम होता है, पार्टीज कैसे एक प्रॉमिसरी नोट को फ्रेम करती हैं. एंड नेक्स्ट लिंक यू सी ऑन द टॉप इज अबाउट बिल ऑफ एक्सचेंज. सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट और बिल ऑफ एक्सचेंज से ही रिलेटेड ये आज का टॉपिक रहेगा, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल. ओके, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल क्या होती है? जब एक बिल एक पार्टी द्वारा बनाया गया है. देखो मैं थोड़ा बिल का आपको नॉलेज दे देती हूँ क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को क्रेडिट पर पैसे दिए हैं, ठीक है ना. ए ने बी को पैसे दिए हैं 15 लाख. बी कह रहा है कि मैं आपको 3 मंथ्स बाद रिटर्न कर दूंगा. बट 3 मंथ्स तक अब ए थोड़ा इस चीज़ को लेकर चलेगा विश्वास के ऊपर. ऑल्दो ऐसा होता है बट स्टिल फॉर हिज ओन सिक्योरिटी, हिज ओन सेटिस्फैक्शन, ए अपना एक बिल फ्रेम कर लेता है. राइट ऐसा एक बिल लिख लेता है कि ऐसे ऐसे डेट को फलाना पर्सन ने मेरे से इतने रुपए लिए थे और वो पर्सन मुझे इस दिन को पैसे रिटर्न कर देगा. अब ये बिल बनाकर बी को भेजेगा और बी को इस बिल पे साइन करके देने हैं कि हाँ जो भी इसमें लिखा है वो सच है. और साइन करने का मतलब है कि उसने अपनी लाइबिलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है, जो उसकी देनदारी है उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया कि यस सर मैं आपका इस टाइम के बाद पैसा रिटर्न कर दूंगा. अब जैसे ही बी ने इस पे सिग्नेचर दिए तो इसका मतलब अब ये एक वैलिड डॉक्यूमेंट, एक लीगल डॉक्यूमेंट बन गया है. और कल अगर बी अपने पैसा देने से पीछे हटता है, इफ ही इज नॉट पेइंग हिज मनी ऑन द टाइम, ए कैन फाइल अ सूट ऑन बेसिस ऑफ दिस लीगल डॉक्यूमेंट इन द कोर्ट. क्यों? क्योंकि यहाँ पर बी के सिग्नेचर वैलिड है. Acceptance of bill understood. Let's understand its meaning now in detail. So apart from this, dear students, this is our official mail address, learnwithnishman@gmail.com, and this is our official number 8882089998. For any inquiry, any doubt, अगर आप हमसे कुछ सजेशंस लेना चाह रहे हैं या देना भी चाह रहे हैं, so we are there for you. You can freely access to us through these ways. नाउ एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, देखिए ये क्या कहता है. जो मैंने अभी आपको पूरे एग्जाम्पल के साथ बताया है उसी चीज़ को थ्योरेटिकली लिखा गया है. एक्सेप्टेंस ऑफ बिल क्या होती है? ये एक तरीके की ऐसी इंडिकेशन है बाय द ड्रॉई ऑफ हिज एसेंट टू द ऑर्डर ऑफ द ड्रॉयर. ठीक है, इंडिकेशन बाय द ड्रॉई ऑफ हिज एसेंट. ड्रॉई अपनी एसेंट देता है, अपनी हामी देता है. ड्रॉई इस केस में कौन है? बी. ठीक है, जिस पर ये ड्रॉ किया गया है बिल. ड्रॉयर बोलते हैं जिस जो बनाता है. तो ए ने बिल बनाया था, ए क्या हुआ? ड्रॉयर. तो यहाँ पर ड्रॉई की तरफ ये एक तरीके का बिल बनाया जाता है. ड्रॉई को अपनी एसेंट, अपनी हामी देनी होती है ड्रॉयर के लिए. एंड एक्सेप्टेंस इज द सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉई. एक्सेप्टेंस वो कैसे दे सकता है? अपने सिग्नेचर करके. ये लो मैंने अपने साइन कर दिया, यू कैन सी इन दिस पिक्चर. इसका मतलब जो ड्रॉई है, जो बी पार्टी है, वो ये इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है, इस चीज़ को मान रही है कि हाँ हमें आपको पैसा देना है. Who has signed his assent upon the bill. Thus एक्सेप्टर हम किसको बोलते हैं? एक्सेप्टर होता है ड्रॉई, जो कि साइन करता है और अपनी हामी देता है कि मैं बिल का पैसा इस टाइम पर चुका दूंगा, डिलीवर्ड इट. और बाद में वो साइन करके उसको बैक टू द किसको दे देता है? ड्रॉयर को. अंडरस्टूड. नाउ वैलिड एक्सेप्टेंस के अगर कोई आपसे फीचर्स पूछेगा या यूजीसी नेट में आपको कुछ फीचर्स दिए गए हों और ऑप्शंस में बताया गया हो कि वैलिड एक्सेप्टेंस के फीचर्स बताइए कौन कौन से इसमें से ट्रू हैं. सो यू शुड नो ऑल दीज. इट शुड बी इन राइटिंग, इट शुड बी साइंड बाय द ड्रॉई. दूसरे पर्सन के साइन होने बहुत ज़रूरी है. यहाँ पर सपोज करो डियर स्टूडेंट्स, बी अपना साइन नहीं देता है तो इस डॉक्यूमेंट का कोई इफेक्ट नहीं होगा. ये डॉक्यूमेंट
it's just mere a paper. You cannot make use out of it. It is not a legal document. So signature are very very important. जैसे ही साइन हुए वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट बन जाता है. ओके और किस पे साइन होने ज़रूरी है? प्रॉपर बिल ऑफ एक्सचेंज जो ड्राफ्ट किया गया है. कंप्लीटेड बाय डिलीवरी टू द होल्डर. यहाँ पर ज़रूरी है, सिर्फ साइन करना ही ज़रूरी नहीं है, साइन करके बी को वो वापस ए को पहुँचाना है कि ये लो जी मैंने आपने साइन करके आपको वापस दे दिया है. ए को प्रॉपर सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा. सपोज बी साइन करके अपने पास ही रख लेता है, हाँ आप एक कॉपी रख लो दोनों, पर आपको वैलिड साइन करके वापस ए को देना है. राइटिंग द वर्ड एक्सेप्टेड इज इमटेरियल. ओके अगर आप साइन नहीं कर रहे हो, बस यहाँ पर लिख रहे हो एक्सेप्टेड, हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इट्स नॉट वैलिड. इसका कोई यूज़ नहीं है. आपको साइन देना ही होगा. एक्सेप्टेड लिखो ना लिखो ये कोई मटेरियल थिंग नहीं है. एंड ओरल एक्सेप्टेंस या फिर राइटिंग में एक्सेप्टेंस, अगर आपने साथ में एक्सेप्टेड वर्ड लिखा है बिना सिग्नेचर के, एज आई टोल्ड इट इज़ नॉट एन एक्सेप्टेंस. ये एक्सेप्टेंस नहीं होती. सो आई होप अभी तक आपको एक्सेप्टेंस समझ में आया है ड्रॉई के द्वारा. अब एक और यहाँ पर पार्टी आती है डियर स्टूडेंट्स, एक्सेप्टर फॉर ऑनर. क्या होता है कई बार जो ए है वो अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए बी से तो साइन करवाता ही करवाता है. बी को बोलता है कि अपने लिए एक और पर्सन को लेके आ कि कल अगर तू भी पैसे नहीं देगा तो एटलीस्ट मैं उस पर्सन को पास जाऊं, वो उसने जो साइन करके दे रहा है, जो गवाह है, जो एक तरीके का तुम्हारे लिए श्योरिटी बनेगा, जो तुम्हारे नाम पर पैसे देगा. और सी यहाँ पर साइन करते हुए ये बोलता है कि इफ़ बी इज़ अनेबल टू पे देन आई विल पे टू ए. दिस इज एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर. इफ बी फेल्स तभी सी यहाँ पर रोल में आता है. तो यहाँ पर क्या बोला गया है, मीनिंग इसका क्या है एक्सेप्टर फॉर ऑनर का मीनिंग कि अंडरटेकिंग बाय अ थर्ड पार्टी. यहाँ पर एक थर्ड पार्टी आ जाती है ना, ए बी से अलावा एक सी थर्ड पार्टी. पैसों का लेन देन ओरिजिनल पार्टीज ए और बी के बीच में हुआ है, बट सी हेयर कम्स. और ये क्यों आती है? टू एक्सेप्ट एंड पे अ बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि डिसऑनर हो गया है, जो कि बी ने पे नहीं किया है, या तो उसने उसमें एक्सेप्टेंस नहीं दी या उसने टाइम पर पेमेंट नहीं करी. तो दिस इज नॉन एज एक्सेप्टेंस सुप्रा प्रोटेस्ट. रिमेंबर दिस लेटिंग टर्म डियर स्टूडेंट्स, एक्सेप्टेंस सुप्रा प्रोटेस्ट. अगर ये आती है आपके यूजीसी नेट में, ये पूछा जा सकता है. और पूछा जा सकता है ये किस लिए यूज होती है. इट इज फॉर द थर्ड पार्टी फॉर ऑनर. जब डिसऑनर हो जाता है कोई भी बिल, उस केस में ये एक्सेप्टेंस की जाती है. एंड हाउ दिस एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर शुड बी मेड. इसमें कैसे एक्सेप्टेंस दी जानी चाहिए, इसमें भी सेम प्रोसीजर है. जो पर्सन एक्सेप्ट करना चाह रहा है, ही मस्ट डिक्लेयर इन राइटिंग दैट वो एक्सेप्ट कर रहा है. जो बिल डिसऑनर हो गया है, जिसमें फर्स्ट पार्टी ने ना पैसा दिया है या फिर उन्होंने साइन करने से मना कर दिया, तो आई एम साइनिंग हेयर, और वो अपना नेम खुद लिखकर साइन करता है. Now there are some rights and liabilities of acceptor for honor. जो acceptor of for honor होता है, acceptor for honor कौन? C की कुछ rights और liabilities दिए गए हैं. C की क्या liability होगी अगर हम generally देखें? देखो अगर B ने पैसा नहीं दिया है तो अब आपको देना, ये आपकी liability है. राइट क्या होगा? अगर आपने पैसा पे कर दिया है तो अब आप बी से मांग सकते हो, क्लेम कर सकते हो लीगली कि मैंने आपके नाम का पैसा ए को दिया था, अब आप मेरा लौटाओ. तो यहाँ पर क्या है, ही बाइंड्स हिमसेल्फ टू पे, अपने आप को बाइंड कर लेता है, भैया आपको पैसा देना पड़ेगा. इफ ड्रॉई फेल्स टू पे, देन लाइबिलिटी फॉर एक्सेप्टर फॉर ऑनर इज कंडीशनल. सिर्फ कंडीशनल होती है, इसकी तभी अराइज होती है अगर बी पेमेंट ए को नहीं करता है. इफ बी फेल्स ओनली देन सीज लाइबिलिटी विल अराइज. ए जो है वो डायरेक्टली सी के पास नहीं जा सकता कि मेरा पैसा दो. सी विल से नो, फर्स्ट गो टू बी, आस्क हिम, इफ ही इज अनेबल देन आई विल पे. It is only when Droy makes the default to pay. Next, he may recover all the losses and damages from Droy. हाँ, बाद में वो B से अगर एक बार सपोज करो C ने पैसा दे दिया A को, तो अब C के पास राइट है वो B से अपना जो पुराना पैसा है, जो भी उसने दिया उसके नाम का, वो उसको वापस मांग सकता है. So this is all about today's session, dear students. I hope you understood this term acceptance of bill, how acceptance is made, and which parties are there who can make this acceptance. So till then, keep watching, keep sharing. These are the ways through which you can connect with us. Follow us on Telegram for more updates. Have a nice day. Thank you.